हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, आपको मालूम है कि गेट 2021 का एग्जाम कंप्लीट हो गया है और इस एग्जाम को देने के बाद कुछ स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है, डीमोटिवेटेड है। उनके मन में कि सेकंड चॉइस अब क्या हो सकती है, अब आगे हमें क्या करना है। तो बच्चों, गेट के एग्जाम के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जिसमें से पहला एग्जाम जो होने वाला है आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद का है, जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट और सबसे अच्छा कॉलेज है। यहाँ का प्लेसमेंट आप सर्च आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, बेस्ट प्लेसमेंट है। यहाँ के बच्चों की क्वालिटी आप देखेंगे, एजुकेशन क्वालिटी आप देखें, काफ़ी अच्छा है। हमारे पुराने स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ट्रिपल आईटी बंगलौर में जाके स्टडी किए हैं और अच्छे प्लेसमेंट में भी हैं, जैसे मेक माई ट्रिप के अंदर में है और आपका क्या बोलते हैं, बहुत सारी कंपनीज के अंदर में है। जिसमें से आज हमारे बीच में एक स्टूडेंट है, हमारे आई गेट एलुमनी है, ये आदित्य नाम है इनका। ये 2019 में बीआईटी से पास आउट थे, अभी करंटली ये फाइनल ईयर में है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर में। ऑलरेडी ये प्लेस है एंड मीडिया के अंदर में। तो आज मैंने इनके साथ इस पे ट्रिपल आईटी हैदराबाद के ऊपर एक वीडियो हम लोग बनाएंगे कि हमें इसकी तैयारी, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है और कॉलेज की जर्नी कैसे रही, इनकी लाइफ, वहाँ का जो लाइफ स्टाइल था वहाँ का कैसा है, कैसा इन्वायरमेंट है, कोडिंग इन्वायरमेंट वहाँ पे कैसा है, इन सब के बारे में आज हम आदित्य से बात करेंगे। हेलो आदित्य। हेलो सर। आदित्य, जैसे आपको मैं बताऊं, अभी जैसे आपको मालूम है कि गेट 2021 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, तो जो बच्चों का जिनका पेपर थोड़ा सा खराब जाता है तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड रहते हैं वो, कि उनको लगता है कि यार अब शायद मैंने इतने दिनों से, 1 साल से 6 महीने से मैंने तैयारी की थी और ये एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हुआ और लेकिन ये अच्छा नहीं गया, तो उनको लगता है अब आगे कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपने पहले अपने बारे में बताइए आप कि जब आपका गेट का एग्ज़ाम हुआ था तो एग्ज़ाम कैसा गया था, रिजल्ट कैसा आया था और रिजल्ट आने के बाद आपके दिमाग में क्या क्या बातें आई थी और फिर आपने ट्रिपल आईटी हैदराबाद की तरफ कैसे आप मूव किए थे। तो जैसा कि हम जानते हैं, मैं 4th सेम में ज्वाइन किया था सर के पास आके अपने फ्रेंड्स के साथ कोचिंग। तो यहाँ पे हमने 2 साल कोचिंग की थी गेट 2019 के लिए। बट वो 3 घंटे पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है जो गेट का एग्ज़ाम होता है। तो थोड़ा थिंग्स एज प्लान नहीं गई मेरी गेट एग्ज़ाम में, तो मेरा उतना अच्छा नहीं जा पाया था पेपर। 3641 रैंक आया था एग्ज़ाम में, तो काफ़ी डिमोटिवेशन हुआ था। बट ये था कि प्रिपरेशन तो की थी गेट के लिए, अच्छे से मार्क्स आ रहे थे टेस्ट सीरीज़ में, सर की कोचिंग में भी जो टेस्ट होते हैं वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस चल रहा था। तो ये था कि प्रिपरेशन को वेस्ट नहीं होने देना है, इसको आगे कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर करना है। तो इसीलिए जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है गेट का, मैंने उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो जो उसका जो पैटर्न है वो सिमिलर टू गेट है। तो आदित्य, जैसे आपने बताया कि आपके जो रैंक है 3400 समथिंग थी, तो एक होता ना कि आदमी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है। हाँ। तो समय भी आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में फील कर रहे थे। हाँ। तो फिर आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में कैसे पता चला और कैसे आपने फाइंड आउट किया यहाँ पर कि हमें ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम देना चाहिए। पहली बात तो ये होता है कि आपने अपने को मोटिवेट कैसे किया, क्योंकि जैसे मैं बताऊं आपके बारे में, तो आप तो 2 साल से यहाँ पे पढ़े रहते हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। हम लोग भी काफ़ी कॉन्फिडेंस में थे कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। और सबसे खराब तब लगता है कि जब आपके जो बैचमेंट थे, आपके जो पूरे ग्रुप के बच्चे थे, सबका गेट में हो गया था। आप याद करोगे तो आपके साथ में प्रिया थी, सोरिल थी, तरुण था, आयुष था, ठीक है, सोमेश था, अक्षय था, सभी की रैंक विदिन 500 के अंदर में या विदिन 1000 के अंदर में आ गई थी। ऋतिक भी था आपके साथ में, ठीक है। सिर्फ आप इकलौते उस बैच में बच गए थे, उस ग्रुप के अंदर में, जिसकी रैंक फिसल गई थी। तो कैसा फील हुआ था उस टाइम में? तो काफ़ी डिमोटिवेटेड फील हो रहा था सर उस टाइम पे, क्योंकि प्रिपरेशन तो अच्छी थी और सबसे ख़राब तभी लगता है जब आपने एफर्ट्स ज़्यादा डाले हों और उस हिसाब से रिजल्ट ना मिला हो। तो इसीलिए, और जब साथ वाले सारे दोस्तों का हो गया था तो काफ़ी ख़राब लग रहा था कि मुझे भी कहीं सेलेक्ट हो जाना चाहिए था। तो बच्चों, वही चीज़ है, मेन पॉइंट यहाँ पर ये देखिए, जैसा इन्होंने बताया कि इनका जो था रिजल्ट बिगड़ गया था और सबसे बुरा ये हुआ कि सारे दोस्तों का हो गया और मैं उस ग्रुप में जिसके साथ हम पढ़ते थे और हम ही अकेले बच गए, ठीक है। तो कैसे अपने आप को फिर आपने अपने दिल को मनाया कि हमें आगे बढ़ना है और फिर कैसे आपने आपको मोटिवेट किया आपने? जी, यहाँ पे मैंने देखा कि हमारे सीनियर्स जो हैं वो IITs, IISc, इसके अलावा ट्रिपल आईटी हैदराबाद में भी कई सारे सीनियर्स जा चुके हैं। तो उनसे कांटेक्ट किया, मैंने सर से बात की, तो इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला और काफ़ी फिर सर्च किया इंटरनेट में इसके बारे में। तो फिर डिसाइड किया कि ये एग्ज़ाम देना है। तो फिर इसका सिलेबस वगैरह ये सब मैंने देखा उसके बाद। तो फिर आपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की,
तो सबसे पहला तो यही रहता है कि यार ये जो पेपर है, कोई भी एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसका सिलेबस क्या होता है? तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का सिलेबस क्या है? इसका जो सिलेबस है वो सिमिलर टू गेट है। सारी जो गेट में आप चीज़ें पढ़ते हैं वही उस एग्जाम में भी पूछता है। बस ये है कि उसमें टीओसी और कंपाइलर नहीं रहता, बाकी सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स और एप्टी मैथ्स सब कुछ रहता है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट्स में होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। फर्स्ट पेपर जो होता है वो एप्टीट्यूड एंड मैथ्स का रहता है, सेकंड पेपर टेक्निकल का रहता है। तो ये दो पेपर होते हैं, एक साथ होते हैं? एक साथ होते हैं। और कितने आवर्स का रहता है पेपर? ये टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं है, वैसे 90 मिनट्स 60 मिनट्स टू 90 मिनट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या ऐसा भी होता है कि जैसे आपने बोला फर्स्ट पार्ट में क्या क्या आता है? एप्टीट्यूड एंड मैथ्स रहता है फर्स्ट। तो बच्चों जैसे फर्स्ट पार्ट में देखा एप्टीट्यूड और मैथ्स आता है यहाँ पर है, और सेकंड पार्ट में टेक्निकल सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस तो क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। क्या इसमें ऐसा भी होता है कि हम मैथ्स अपटी निकाल पाएंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट क्लियर कर पाएंगे? एक कट ऑफ रहता है क्या इसके अंदर? वो कट ऑफ डिसाइडेड, मतलब हमको बताया नहीं जाता कितना रहता है, बट ये रहता है कि दोनों पेपर क्लियर करना जरूरी है। दोनों। तो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको, इसका सिलेबस जस्ट लाइक गेट है। इसका सिलेबस लेकिन जो नेट पे मिलता है, बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे अलग से कहीं डिस्क्लोज नहीं किया जाता सर, बट जितना पेपर हमने दिए हैं इसके पहले सारे सीनियर्स वगैरह सबका यही है कि पूरा सिमिलर टू गेट रहता है, कुछ अलग नहीं रहता। तो इसके अंदर में टेक्निकल पेपर के अंदर में टीओसी और सीडी यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपका गेट में नहीं और पूछा जाता हो? ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं C++? पूरा गेट का वो थोड़े बहुत आउटपुट ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे गेट में हमारे रहते हैं, सिमिलर टू गेट, कुछ अलग नहीं रहता। लगते से गेट में से सी है। हाँ, तो क्या वहाँ C++ दोनों? हाँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो सूडो कोड जैसा रहता है। ऐसे कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। मतलब आपका लॉजिक बिल्डिंग है तो वहाँ पे आराम से गेट की प्रिपरेशन पूरी की है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आने। तो इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है मैथ्स और एप्टीट्यूड की कितनी ज्यादा रहती है? जो पेपर की डिफिकल्टी है मैं बोलूँगा गेट से स्लाइटली सी कम रहती है, क्योंकि जो हमको टाइम और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। मतलब गेट में क्या 3 आवर्स में 65 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं रहता, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। कोई फिक्स नहीं है क्वेश्चंस का नंबर, बट ज़्यादा रहते हैं। मतलब जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है मैथ्स और एप्टी के फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है। टेक्निकल में भी कुछ फिक्स नहीं है। अच्छा। बट ये है कि टाइम कम रहता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो डिफिकल्टी लेवल इसलिए बहुत ज्यादा नहीं रहता। हाँ। तो बच्चों यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। पहला ये कि आपको 2 पेपर ट्रिपल आईटी हैदराबाद का देना है, दोनों एक साथ में ही होगा। ठीक है, पहला पेपर जो आपका ओपन होगा, हमको लगता है मैथ्स और एप्टी का ओपन होगा, फिर उसको आपको पहले देना है कि दोनों पेपर एक साथ ओपन हो जाते हैं? नहीं, पहले मैथ्स एप्टी का, उसके बाद ये। ओके, तो पहले मैथ्स और एप्टी का पेपर ओपन होगा, उसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं रहती है। यदि आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। दूसरा पेपर जो होता है आपका टेक्निकल होता है, जिसके अंदर में गेट लाइक की आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे गेट में आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने वहाँ पे कंसेप्ट बनाए हुए हैं। टीओसी और सीडी सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रहते, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स नहीं रहते हैं। इसके ओल्ड ईयर के पेपर हमको मिल जाते हैं? नहीं सर, इसके पेपर्स अवेलेबल तो नहीं है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो ओल्ड ईयर का पेपर है वो आप कहीं से डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं, कहीं पे अपलोड नहीं करते हैं। तो जब आपने एग्जाम लिखा, तो एग्जाम लिखने के बाद आपको कैसा फील किया कि आपका एग्जाम कैसा गया है? हाँ, मैंने मतलब गेट में जो गलती की थी कि ज़्यादा टेंशन ले लिया था, ज़्यादा मतलब ये सोच रहा था कि सही बना है कि नहीं बना है, ऐसा ये मैंने मतलब मेक श्योर किया कि मैं PGEE के पेपर में ऐसा रिपीट ना करूं। तो ठीक लग रहा था परफॉर्मेंस तो मेरा इस पेपर के बाद। ओके, तो बच्चों जैसे इन्होंने बोला कि इस एग्जाम को आप बिल्कुल कूल होके दीजिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से क्या होता है, जो क्वेश्चंस आपसे बनते हैं वो भी आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। लेकिन ट्रिपल आईटी हैदराबाद में बहुत सारे बच्चे इसलिए इस एग्जाम को नहीं देना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डरते हैं कि यार निकाल भी लूंगा तो इंटरव्यू में नहीं होगा। तो ये भी चीज तो आपके माइंडसेट में रही होगी ना? बिल्कुल। तो फिर आप उस चीज को कैसे हैंडल करते थे? मैंने ये सोचा था कि पहले हम रिटर्न को पूरी तरीके परफॉर्म करते हैं अच्छे से, क्योंकि ऐसा रहता है कि रिटर्न का रिजल्ट आने के बाद आपके पास 1 महीने का टाइम रहता है इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो 1 महीने का टाइम सफिशिएंट है इंटरव्यू के लिए अपना बेसिक्स क्लियर करने के लिए। तो इसीलिए मैंने पहले रिटर्न पे फोकस किया था, फिर सोचा था कि इसमें आया मेरिट लिस्ट में नाम तो फिर मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूँ। तो आदित्य, ये जो आपने मतलब जब आपने एग्जाम लिख दिया, ठीक, रिजल्ट तो आता नहीं है, रिजल्ट तो बाद में ही आता है जी। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन उसी टाइम में आपने स्टार्ट कर दी थी? जी, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। इंटरव्यू के लिए आपने स्पेशली क्या किया था?
सर वहाँ पे इंटरव्यू ऐसा होता है कि वो आपसे, प्रोफेसर्स रहते हैं कॉलेज के ही पैनल में, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स बताएं, एरियाज बताएं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बता रहे हैं, कोई CN, OS, DBMS कुछ भी बता सकते हैं, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं सोचा था कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड OS मैं बताऊंगा जाके, तो मैंने इन सब्जेक्ट्स की थोड़ी सी ज़्यादा प्रिपरेशन शुरू की। और ऐसा नहीं कि मतलब उन लोग कुछ और नहीं पूछ सकते, वो भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने बाकी चीज़ों को भी रिवाइज। तो मतलब इसमें एक मतलब आपको एक चॉइस दिया जाएगा हाँ। कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है या कौन सा आपका मतलब बेस्ट चॉइस है। हाँ। उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन जनरल वो आपको टेस्ट करने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। अल्टीमेटली गेट पढ़ा जाए तो सफिशिएंट है। सफिशिएंट, बिल्कुल। मैंने आई गेट के नोट से ही पूरी प्रिपरेशन की थी, कहीं और से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरा सफिशिएंट था। ओके ओके, मतलब जो कॉपीज वगैरह थे आपके पास, सब नोट से ही सर, पूरा नोट से किया। तो फिर इसके बाद जब आपका इंटरव्यू कितने मिनट चला था वहाँ पे? ऑलमोस्ट 35 मिनट्स तक चला था। 35 मिनट्स। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू से घबराने की जरूरत नहीं है। पहला तो स्टेप है भाई आपका तो रिटन टेस्ट क्लियर होना चाहिए। रिटन टेस्ट क्लियर हो गया है, देन आप इंटरव्यू के लिए जाइए और वेल प्लान होके जाइए। और 101% आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको सिलेक्ट कर ही लेते हैं। क्या वहाँ पे नंबर ऑफ सीट फिक्स रहती है? नहीं सर, नंबर ऑफ सीट्स फिक्स नहीं रहती हैं। इवन कितने मतलब बच्चे बैठे हैं एग्जाम में वो और कितने सेलेक्ट हो रहे हैं वो भी कुछ डिस्क्लोज नहीं किया जाता। तो ऑन एन रफ एस्टिमेट मैं बताऊं अगर, तो ऑलमोस्ट 15-20 हज़ार बच्चे इसका एग्ज़ाम देते हैं। और हमारे इंटरव्यूज़ हुए थे 10, 11, 12 जून को, तो ऑलमोस्ट 500 कैंडिडेट्स मेरे को वहाँ पे नज़र आए थे। और उसके बाद जो इंटरव्यू को क्लियर करते हैं उसके भी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, उनको बच्चा अगर पसंद आया तो वो उसको ले लेते हैं। तो सीट यहाँ पे तो लगभग कितनी, मतलब आप 100 to 120 सीट्स आप ऑन एन एवरेज मान के चलिए। 100 and 120, तो 100 and 120 सीट काफी सीट होती है बच्चों। आप यदि इसकी प्रिपरेशन आप वेल प्लान होकर करते हैं और स्ट्रॉन्ग माइंड से करते हैं तो आपको 101% बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो आदित्य, जैसे बहुत से लोगों को रहता है कि सर वहाँ पे जो फीस है बहुत ही ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो वो लोग फिर कैसे इसको मैनेज करेंगे? हाँ, ये कई मैंने फ्रेंड्स के साथ अपने इशू देखा है। तो उसके लिए लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है सर कॉलेज में। राइट फ्रॉम फर्स्ट डे हम लोन वहाँ जाके, बहुत ईजी प्रोसेस है, वो अवेल कर सकते हैं। और एक ऑप्शन और है जिसमें ऐसा रहता है कि आप किसी अपने सीनियर जो IIIT का एल्यूमिनाई है उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी फ़ीस पे कर सकते हैं। तो इसके बदले आपको किसी जूनियर की फ़ीस पे करनी होगी, ऐसा ये भी एक ऑप्शन है वहाँ। तो बच्चों देखो, ऐसा बताओ, आपको इतना अच्छा प्लेसमेंट वहाँ पे होता है कि लोन लेना कोई बुराई नहीं है। और आपको वहाँ पे मतलब ये लोन आप बहुत इजीली वहाँ पे रिकवर कर लेंगे आफ्टर प्लेसमेंट, और मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, जैसे उन्होंने बताया कि आप एल्यूमिनाई से नेटवर्क में जाके आप वहाँ से अपने आप को क्या कर सकते हैं, फाइनेंस करा सकते हैं, लेकिन आगे आपको एक स्टूडेंट के लिए फाइनेंस आपको पे करना पड़ेगा। तो आदित्य, जैसे IITs के अंदर में 12,400 पर मंथ मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है। तो क्या तुम्हारे IIIT हैदराबाद में मिलता है बच्चों को? हाँ सर, स्टाइपेंड मिलता है, सारे MHRD के अंडर आने वाले कॉलेजेस में मिलता है। तो सभी ऑल स्टूडेंट को मिलता है? हाँ, हमारे बैच में सबको मिला था। ओके ओके। तो आदित्य, हमें ये बताइए, जब आपका सिलेक्शन हो गया तो जब आप IIT हैदराबाद गए, ठीक है, तो वहाँ पे जाने के बाद चूँकि एक सक्सेस तो मिल गया, जो कि एक जब हमें IIT नहीं मिला तो उसके बाद IIIT हैदराबाद मिला, ये भी कॉलेज टॉप IITs के बराबर आप बोल सकते हो। तो जब आप यहाँ पे गए तो और वहाँ पे जब आपने स्टडी देखा तो किस टाइप का इन्वायरमेंट है वहाँ पर स्टडी का, और किस टाइप के बच्चे, कहाँ से बच्चे वहाँ पे आते हैं? हाँ, IIIT हैदराबाद जो मैंने ऑब्जर्व किया वो काफ़ी एकेडमिक ओरिएंटेड कॉलेज है। वहाँ की स्टडीज़ मतलब काफ़ी इन्वॉल्विंग है, मतलब आपको काफ़ी इनपुट देना पड़ेगा वहाँ पे स्टडीज़ में। और ऐसा है कि JEE क्लियर कर BTech आते हैं वहाँ पे तो काफ़ी कंपटीशन होता है आपका, क्योंकि प्लेसमेंट्स में तो सब साथ में ही बैठते हैं, MTech BTech सब। तो ये है। और हमारा जो MTech है वो 68 क्रेडिट्स का है टोटल, जिसमें से 20 क्रेडिट्स फर्स्ट सेम में है, बाकी 16 बाकी 3 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। तो जो फर्स्ट सेम होता है वो स्पेशली थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है और एकेडमिकली रिगोरस रहता है थोड़ा सा। तो उसमें जो हमने सब्जेक्ट्स पढ़े थे वो ये थे कि OS और स्क्रिप्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सब्जेक्ट था जो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गो के ऊपर बेस्ड था, और एक था हमारा मैथ्स। तो ये हमारे फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट। तो ये मतलब आप बता रहे हैं कि आपको मशीन लर्निंग और जो AI है वो मतलब सेकेंड सेमेस्टर में ये ऑप्शन आपको मिलते हैं? सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आप ये लेके पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर विजन, NLP, मशीन लर्निंग, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, अब काफ़ी सारे। तो आपका कोडिंग कैसा था उस समय जब आप कॉलेज के अंदर में थे, यहाँ पर BIT के अंदर में? तो जब हम BIT में थे तब यहाँ पे जो पढ़ाया जाता था वो काइंड ऑफ थ्योरेटिकल थोड़ा ज़्यादा रहता था, कॉन्सेप्ट्स इतना एप्लीकेशन लेवल पे और प्रैक्टिकल लेवल पे उतना नहीं हो पाता था। तो कोडिंग
एवरेज ही थी, ऐसे कोई बहुत अच्छी नहीं थी। जो कि बोलते हैं ना कब एमटेक करने जा रहे हैं तो आपको कोडिंग बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग हाँ। कोडिंग आपको करनी पड़ेगी। वो एक्चुअली वहाँ का जो सिलेबस और जो करिकुलम रहता है उसमें उसकी चीज़ की डिमांड होती है, जो असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं उसमें कोडिंग करनी पड़ती है, इसीलिए बोला तो जाता है। आपने वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर से कोडिंग स्टार्ट कर दी थी? जी, वहाँ पे क्लब्स हैं, कोडिंग क्लब है, वो सब कुछ आपको बताते हैं, गाइड करते हैं, हम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो अपना बैच है उसके अंदर भी काफ़ी सपोर्टिव माहौल रहता है, और जो स्टूडेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी बोल सकते हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं और हम हैं, वो उनके बीच में काफ़ी अच्छा एक बॉन्ड रहता है। मतलब हर चीज़ में गाइड करते एलुमनी हैं। नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, वो सीनियर्स हमारे इंटर्नशिप्स लगाए रहते हैं या कुछ प्लेस हो गए रहते हैं, तो वो पूरा गाइडेंस हमको मिलता आपको है, प्रोवाइड करते हैं। कैसे क्या तो करना है। बच्चों ये बहुत फायदा मिलता है कि अलग अलग एरिया से स्टूडेंट आए, अलग अलग माइंड के स्टूडेंट आए, जॉब लोग छोड़ छोड़ के भी आए होंगे वहाँ 2 पे। साल 3 साल 4 साल जॉब एक्सपीरियंस वाले भी लोग रहते हैं, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने आप तो एज ए फ्रेशर गए थे, जी, तो कितनी डिफिकल्टी आपको हुई थी? मैं बोलूँगा कि एज अ फ्रेशर जाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी तो होता ही है, और जो वहाँ पे जॉब करके आए जो हमारे बैचमेट्स रहते हैं वो थोड़ा सा उनको एज रहता है। एज रहता है तो, लेकिन ठीक है, जितनी जल्दी आप पहुंच जाए उतना अच्छा है, ठीक है। तो वहाँ पे देखो एमटेक करने बच्चा इसलिए करने जाता है क्योंकि उसको प्लेसमेंट बहुत ही टॉप लेवल का चाहिए। तो क्या ये रिक्वायरमेंट, जो प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है? हाँ सर, हो जाती है बिल्कुल, प्लेसमेंट 100% हो जाएगा आपका, और बीटेक एमटेक सब साथ में रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई चांसेस कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, सबको ओपन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो अब बाकी डिपेंड करता है कि आप एमटेक में जाके कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, प्लेसमेंट्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बच्चों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा वहाँ पे जाके स्टडी Perform कर रहे हैं, करते हैं। कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका कोडिंग लेवल कितना अच्छा हो रहा है। कंपनीज तो सेम जैसे आईटीज में जाती हैं, सेम बिल्कुल। कंपनीज हमने देखा है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर में भी आती है, और हमारे भी स्टूडेंट वहाँ पर जो पढ़े हुए ऑलरेडी बहुत ही अच्छी जगह पे प्लेस है, वहाँ पर जो आई8 एलुमनीज है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि आदित्य का भी जॉब एंड मीडिया में लग गया है, मीडिया भी बहुत अच्छी बहुत बड़ी कंपनीज है यहाँ पर। तो आदित्य, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? वहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है सर कि एक वेल मैनेज्ड एनवायरनमेंट है वहाँ पे। ऑल्दो बीइंग अ प्राइवेट कॉलेज, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा आपको फील नहीं आएगा कि ये प्राइवेट है या किसी चीज़ की शॉर्टेज हो रही है, कुछ नहीं, सब कुछ बहुत वेल मैनेज्ड है। और जो एकेडमिक्स एक लर्निंग कर्व होता है, मतलब हम वहाँ पढ़ने के लिए ही जा रहे हैं, प्लेसमेंट्स तो उसके बाद का है, तो काफ़ी आपका लर्निंग कर्व बढ़ता है वहाँ पे, कि आपको कम समय में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वहाँ पे। और एजुकेशन तो अच्छा है, वो उसमें तो कोई है ही डाउट ही सर, नहीं है। हाँ। और वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ और खाने पीने का? हाँ, हॉस्टल काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, डबल शेयरिंग रूम्स में मिलते हैं हॉस्टल, सिंगल रूम्स भी हैं, वो वेरी करता रहता है। और मेस की बात है तो 4 अलग अलग मेस हैं, नॉर्थ मेस, साउथ मेस, एक कदम मेस है, मतलब नॉन वेज वेज नॉन वेज दोनों, और एक जैन मेस काइंड ऑफ है, युक्ताहार मेस। तो खाने का कोई इशू नहीं है, अब इन 4 मेसेस में आराम से कभी भी अपना चेंज करके खा सकते। ठीक है, तो बच्चों जैसे आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में मालूम पड़ गया होगा, ऐसे और कोई चीज़ आप बताना चाहेंगे जो मैं नहीं पूछ पाया आपसे? और मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर पेपर रिलेटेड कोई भी क्वेरी, एग्जाम्स रिलेटेड या कुछ भी क्वेरी है, तो फेसबुक में IIITH PGEE नाम का ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पास आउट सीनियर्स वगैरह और जो करंट बैच के सीनियर्स हैं वो भी हैं, तो आपकी सारी क्वेरीज वहाँ पे आंसर हो सकती हैं, जो भी अगर कोई डाउट आता है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। वहाँ पर भी आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगा। तो बच्चों अल्टीमेटली यही है कि आपको डिप्रेस नहीं रहना है, फिर से आपको प्लान करना है, अपनी एक फुल एनर्जी के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, और ट्रिपल आईटी हैदराबाद में क्या करना है, एग्जाम को करेक्ट करना है, और इसको करेक्ट कर लेंगे तो इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद फिर आप इसमें जाके पढ़ सकते हैं, एक बड़े कॉलेज का जो सपना है आपका पूरा हो सकता है, और लाइफ आपकी सेटल हो सकती है। तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बस अपने को लगे रहना पड़ता है और कंटिन्यू लगे रहना पड़ता है। तो लास्ट अपने जूनियर्स को क्या आप वर्ड बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा सर कि आपने अगर गेट की प्रिपरेशन की है, पूरी इनपुट अच्छे से दिया है गेट की प्रिपरेशन में, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो यूज़ कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। जैसे मेरे साथ केस था, वैसा कई लोगों का केस हो सकता है। तो आप जो प्रिपरेशन किए उस पर भरोसा रखिए, और अच्छे से जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनको दीजिए, और कहीं ना कहीं आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू, बाय।